सो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। सो एड्जॉर्प्शन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एड्जॉर्प्शन क्या चीज़ होता है और ये फिनोमेना कैसे काम करता है। अब इसके जो टाइप्स हैं वो दो टाइप्स हैं केवल, एक है फिजिकल एड्जॉर्प्शन और दूसरा है केमिकल एड्जॉर्प्शन। ओके, सो फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द फिजिकल बॉन्डिंग, राइट। सो फिजिकल बॉन्डिंग वो है जो कि प्राइमरी बॉन्डिंग हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है, प्राइमरी बॉन्डिंग, राइट। और प्राइमरी बॉन्डिंग जो है ये जिस तरह के यहाँ पे मैं एंट्री कर रहा हूँ कि डाइपोल डाइपोल हो सकता है, या फिर ये जैसे वैन डर वाल हो सकते हैं, या लंदन फोर्सेस, इस टाइप के जो फोर्सेस हैं ये फिज़िकल फोर्सेस हैं जो कि फिज़िकल बॉन्डिंग के लिए ही मेनली रिस्पॉन्सिबल है। और इसी कारण से जो फिज़िकल बॉन्डिंग के कारण जो एड्जॉर्प्शन हो रहा है उसे हम फिज़िकल एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। और ये बात भी सही है कि जो ये बॉन्डिंग्स है, फिज़िकल बॉन्डिंग्स है, दीज आर बेसिकली दीज आर वीक बॉन्डिंग्स, राइट। और जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है, केमिकल एड्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है कि इसमें केमिकल बॉन्ड्स होंगे, सो दे आर मेनली कोवेलेंट नेचर और मे बी आयनिक नेचर, राइट। सो ये दो खास चीज़ें हैं इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो बहुत ही सिंपल है, अगर फिजिकल बॉन्डिंग इन्वॉल्व है जैसे कि डाइपोल डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, वैन डर वाल, लंदन फोर्सेस, सभी फिजिकल बॉन्डिंग इन्वॉल्व होने के कारण हम उसे फिजिकल एड्जॉर्प्शन बोलेंगे। और इनके बॉन्डिंग की इंथैल्पीज़ जो है बहुत लेस होती है, जिसके कारण इस तरह की जो एड्जॉर्प्शन है ये एक वीकर एड्जॉर्प्शन होगा। वहीं पर अगर आप केमिकल एड्जॉर्प्शन को देखेंगे तो इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट या आयनिक बॉन्डिंग हो सकती है, जिसके कारण इसकी जो बॉन्ड इंथैल्पीज़ हैं वो भी हायर होंगी। मोर ओवर अगर आप केमिकल एड्जॉर्प्शन को बॉन्डिंग के बिहाफ पे देखें तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, दीज आर मोर स्टेबल एड्जॉर्प्शंस। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन, कुछ करेक्टरिस्टिक्स इसके बड़े ही खास हैं जो कि इसको केमिकल एड्जॉर्प्शन से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो उन करेक्टरिस्टिक्स में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है वो है नॉन स्पेसिफिक नेचर इसका। नॉन स्पेसिफिक नेचर मीन्स कि देयर इज़ नो स्पेसिफिक सरफेस फॉर ए स्पेसिफिक सब्सटेंस, यानी कि कोई भी सब्सटेंस किसी भी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो सकता है और कोई इसमें ऐसा कॉम्बिनेशनल फैक्टर्स नहीं है। जैसा कि अभी हमें पता है कि सोडियम और क्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में होती है, ना कि सोडियम और मैग्नीशियम या क्लोरीन और ब्रोमीन। तो वहाँ पर आपके पास बड़ा ही स्पेसिफिक्स है कि कौन किसके साथ बॉन्ड बनाए, कौन इलेक्ट्रॉन डोनर है, कौन इलेक्ट्रॉन रिसीवर है, लेकिन यहाँ भी नॉन स्पेसिफिक है। ओके। सेकंड जो इसका नेचर है वो है कि एड्जॉर्बेट पे डिपेंडेंट होगा ये, राइट। अब जैसा कि हमें पता है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में फिजिकल बॉन्डिंग अपना रोल प्ले कर सकता है, इन्फेक्ट करता है। तो जो एड्जॉर्बेट है मीन्स जो भी चीज़ सरफेस के साथ अटैच हो रही है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एड्जॉर्बेट में गैसेस की एग्जांपल लेता हूँ, तो जैसे कि गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो ये मेरे पास दो स्पेसिफिक गैसेस है, जिसमें से आप देखें कि ये जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज़ नॉन पोलर गैस, है कि नहीं। और जो सल्फर डाइऑक्साइड, दिस वन इज़ पोलर गैस। तो ये बात सही है कि जो वैसे गैसेस पोलर होंगे उनकी इंट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर गैसेस के। तो इसी तरीके से जब आप इनकी एड्जॉर्प्शन चेक करते हैं कि किसकी ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगी, तो जो गैसेस पोलराइज्ड होंगी, जैसे कि इस केस में सल्फर डाइऑक्साइड है, तो सल्फर डाइऑक्साइड की जो एड्जॉर्प्शन होगी वो हायर होगी देन कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम दूसरी गैसेस को इसमें इंक्लूड करें तो मैं कह सकता हूँ कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये सबसे ज़्यादा एड्जॉर्ब होगा व्हेन कंपेयर्ड विद अमोनिया, व्हेन कंपेयर्ड विद हाइड्रोजन क्लोराइड, देन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैसेस। और यदि आप इन सभी को 1 ग्राम ऑफ चारकोल पे अगर आप इन सबको देखते हैं कि अगर मैं इनको एक इस तरीके से अगर मैं 1 ग्राम ऑफ चारकोल अगर मैं ले लूँ और इस पर मैं इनको देखूँ कि कितना एड्जॉर्ब हो सकता है, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस का जो वॉल्यूम है वो है 380 मिलीलीटर, राइट। वहीं पर अगर आप अमोनिया देखेंगे तो 180, देन 72, देन 48, देन 16, then 9.2 and 8 and then 4.5
मिलीलीटर, राइट। तो ये सभी जो गैसेस हैं ये इन सब के कितना ग्राम एड्जॉर्ब होगा 1 ग्राम चारकोल पे, कितना वॉल्यूम गैस का एड्जॉर्ब होगा, वो है ये डेटा। अब वैसे क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ऑब्वियसली थर्मोडायनेमिक्स जो अपना रोल प्ले करेगा, तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि ये जो सारा हम लोगों ने अभी डेटा लिखा ये सारा 288 केल्विन के रिगार्डिंग है। मीन्स ये सारी एड्जॉर्प्शन हम अगर सिंगल टेम्परेचर पे चेक करें तो ये ऐसा होगा। इससे साफ पता लगता है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगी एज कम्पेयर टू अमोनिया विच इज़ स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी हायर होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर जो है इस डायरेक्शन में डिक्रीज़ होता चला जाएगा। ऑलराइट, सो ये इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इस बात को हम इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ये सॉलिड है और इस सॉलिड में गैस एड्जॉर्ब हो जाएगा, राइट। और इसके बाद ये एक हमारे पास एंड सॉलिड एंड गैस का कॉम्बिनेशन होगा एंड बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन देयर इज़ ए एवोल्यूशन ऑफ हीट, राइट। सो अब यहाँ पर मैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट और बता दूँ कि अगर आपके पास 1 मोल गैस है, राइट, तो जब ये 1 मोल गैस एड्जॉर्ब होगा सॉलिड्स पे, कितना सॉलिड, कितना भी हो सकता है सॉलिड, तो इसकी जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी उसको हम बोलेंगे हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, राइट। और इसके लिए हम सिंबल बनाएंगे डेल्टा H A D S, ओके। तो ये अभी हमने 2 पॉइंट इसके देखे हैं और अभी इसमें थर्ड पॉइंट इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जिसको कि हम ऐड अप कर सकते हैं, और वो ये है कि जो फिज़िकल टाइप का एड्जॉर्प्शन है वो रिवर्सिबल है इन नेचर, राइट। सो रिवर्सिबल इन नेचर। तो इसका साफ साफ मीनिंग ये हो गया कि अगर मैं इसमें एक कॉन्सेप्ट रख दूँगा प्रेशर का, राइट, तो आप देखते हैं कि जैसे सॉलिड एंड गैस जब ये एड्जॉर्ब हो रहा है गैस सॉलिड्स के सरफेस पे, तो इस वक्त आपके पास जो सॉलिड एंड गैस का जो रिज़ल्ट आ रहा है जिसमें कि आप देखते हैं कि हीट रिलीज़ हो रही है, तो डेफिनेट सी बात है कि अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज़ करूँगा, राइट, तो इंक्रीज़ प्रेशर होने का कारण क्या है कि जो भी आपके पास सॉलिड सरफेस होगा इस सॉलिड सरफेस के ऊपर जो गैसेस हैं इनका बम्बार्डमेंट बढ़ जाएगा, राइट। सो बम्बार्डमेंट अगर इनका बढ़ जाएगा, ज़्यादा स्ट्रांगली इसमें बम्बार्डमेंट होगा, तो यहाँ पर इस पार्ट पर इंट्रैक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यानी कि अगर प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो डेफिनेटली एड्जॉर्प्शन पॉजिटिव होगा। और इसके साथ ही मुझे यहाँ पे एक और भी चीज़ ऐड करनी है कि डिक्रीज़ इन टेम्परेचर, ये भी ज़रूरी है। डिक्रीज़ इन टेम्परेचर विल फेवर दिस एड्जॉर्प्शन। अब इसके लिए अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पलीफाई करें इस पॉइंट को समझने के लिए, तो फॉर एग्जांपल अगर आप नाइट्रोजन की ही एड्जॉर्प्शन को डेटा वाइज देखना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पे 10 मिलीलीटर जो है नाइट्रोजन जो है वो एड्जॉर्ब हो सकता है 273 केल्विन पर, राइट, 1 ग्राम चारकोल के ऊपर। तो ये सारा कुछ बेसिकली डिफाइन है 1 ग्राम चारकोल के लिए। और अगर आप इसका टेम्परेचर कम कर देते हैं करीब करीब 244 केल्विन कर देंगे तो ये डबल हो जाएगा अमाउंट, और 195 अगर आप केल्विन कर देंगे तो ये चीज़ जाएगी 45 मिलीलीटर। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो बेसिकली टेम्परेचर डाउन होने से आप इन गैस के इंटरेक्शन को आप और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, बिकॉज टेम्परेचर डाउन हो जाना मीन्स कि इनकी वाइब्रेशंस जो है रिड्यूस हो जाना, और वाइब्रेशन रिड्यूस होना मीन्स की बॉन्डिंग को फेवर करना। सो इसलिए एड्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा इसमें इंक्रीज़ हो सकता है जब आप टेम्परेचर को लोअर डाउन करेंगे। वहीं रिवर्स बात ये भी है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि ये जो एड्जॉर्प्शन है वो इमीडिएटली ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये बैकअप हो जाएगा, तो गैस जो है वो सॉलिड से अलग हो जाएगा, राइट। तो ये जो चीज़ है ये इसका रिवर्सिबल नेचर बताता है जिसमें कि प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट है, और ओवरऑल इसे हम बोलते हैं कि ये ली शटेलियर प्रिंसिपल जो है उसके बिहाफ पे ये काम कर रहा है, राइट। सो ये बहुत ही ईजी है अंडरस्टैंड करना, इसमें कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है सरफेस एरिया का। तो डेफिनेट सी बात है कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि सरफेस क्या है और सरफेस एरिया का मतलब क्या निकलता है।
तो अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस ये पॉइंट है कि इंक्रीज इन एरिया विल इंक्रीज द इंटरेक्शन, इंक्रीज इन इंटरेक्शंस, और इसी इंटरेक्शन के बढ़ जाने के कारण डेफिनेट सी बात है कि एड्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। लास्ट जो इसका पॉइंट है वो है कि इसका लो इंथैल्पीज होती हैं और लो हीट, जिसको हम बोल सकते हैं लो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। लो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्यों है? बिकॉज ऑफ फिजिकल बॉन्डिंग। फिजिकल बॉन्डिंग इसकी जो है वो केमिकल बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में वीकर है, और इसीलिए जो इसकी हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो भी लोअर हो जाती है, और ये करीब करीब 20 से लेकर के 40 किलो जूल तक की रेंज में हो सकता है। अब इसमें एक और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स। मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स मीन्स कि मोर देन वन लेयर। मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर हो सकती है केवल फिजिकल बॉन्डिंग में। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर यहाँ पे गैस पार्टिकल्स अगर इस तरीके से एड्जॉर्ब हो चुके हैं, अब क्योंकि ये फिजिकल बॉन्डिंग है और फिजिकल बॉन्डिंग नेचर पे डिपेंड नहीं करता, राइट, क्योंकि उसे सिर्फ इलेक्ट्रॉन से मतलब है, उसे केवल इंट्रैक्शन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन हर एक जगह वो हो सकता है, हर एक ऑब्जेक्ट में, हर एक सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरीके से अगर इसके ऊपर अगर कोई दूसरी एड्जॉर्प्शन हो रही है इस तरीके से, दूसरी सेकंड लेयर जो मैंने रेड से इसमें शो किया हुआ है, इस तरीके से सेकंड लेयर एड्जॉर्प्शन हो सकता है। तो इसमें पॉइंट समझने का ये है कि जो ब्लैक सर्कल्स हैं वो सॉलिड से कनेक्टेड है, और जो रेड सर्कल्स हैं वो इस ब्लैक सर्कल से कनेक्टेड है। और इसी तरीके से आप सोच सकते हैं कि इसके ऊपर कोई थर्ड लेयर हो जाता है, जैसा कि यहाँ मैंने ब्लू से शो किया हुआ है, और ब्लू के ऊपर आपको एक ग्रीन लेयर भी इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से वीकर बॉन्डिंग है, जितने मर्जी इसके लेयर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लेयर इसके बनते रहेंगे, जब तक कि कोई लेयर इतनी वीक ना हो जाए कि वो अटैच ना हो सके, तब तक इसमें अटैचमेंट होती रहेगी। तो मल्टी मॉलिक्यूलर इसका खास कैरेक्टरिस्टिक्स है। और आप इसको इस पिक्चर में नोटिस कर सकते हैं कि जैसे ये एक सरफेस है और इसके ऊपर ये मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स बन चुके हैं, और यहाँ पर ये सिंगल लेयर है। यूजुअली सिंगल लेयर जो है वो केमिकल एड्जॉर्प्शन में ही पॉसिबल होती है, और मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर जो है वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में पॉसिबल हो सकती है। जैसा कि आप यहाँ पे स्मॉल एनिमेशन में देख सकते हैं कि यहाँ पे फिजिकल एड्जॉर्प्शन में मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स है, जबकि केमिकल में सिंगल लेयर हैं। अब क्योंकि बॉन्डिंग काफ़ी वीकर है तो आपको इसके लिए फ़िलहाल कोई बॉन्ड्स नहीं ब्रेक करने हैं। सो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि बेसिकली नो एक्टिवेशन एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, राइट। तो ये भी इसके लिए खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, या आप इसको कह सकते हैं माइन्यूट सी एक्टिवेशन एनर्जी है, जो कि रूम टेम्परेचर पे कह सकते हैं अवेलेबल है। बट अगर मैं इसको स्पेसिफिकली बोलूँ तो इसके ऊपर कोई भी इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन ये है कि इट इज़ द एनर्जी विच इज़ सप्लाइड बाय यू, सो यू आर नॉट गोइंग टू सप्लाई एनी एनर्जी, वाई, बिकॉज ऑफ दीज वीकर इंट्रैक्शंस। तो अब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन के करेक्टरिस्टिक्स। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन के करेक्टरिस्टिक बहुत ईजी हैं, हमने इसको कंपेयर करना है, और मोस्ट ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपोजिट हैं टू दैट ऑफ द फिजिकल एड्जॉर्प्शन। फॉर एग्जाम्पल, सबसे खास बात तो ये है कि इसके अंदर फिजिकल के बदले में इसमें केमिकल बॉन्ड्स इन्वॉल्व होंगे। अब केमिकल बॉन्ड जो है वो कोवलेंट नेचर के हो सकते हैं या फिर आयनिक नेचर के हो सकते हैं, ये दो नेचर इसमें हो सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड के। सेकंड इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्पेसिफिक नेचर। तो स्पेसिफिक नेचर का मतलब ये हो गया कि एक पर्टिकुलर एड्जॉर्बेंट और पर्टिकुलर एड्जॉर्बेंट, फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन एड्जॉर्ब होता है तो ये ड्यू टू ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा, और अगर हाइड्रोजन एड्जॉर्ब होता है तो ये ड्यू टू हाइड्राइड फॉर्मेशन होगा। अब हाइड्राइड और ऑक्साइड आपको सुनने से पता लग रहा है कि ये जैसे केमिकल बॉन्ड्स के बारे में बात हो रही है। ओके, तो आप इसके लिए 11th क्लास के हाइड्रोजन के चैप्टर में आप नोटिस करेंगे कि वहाँ पर हाइड्रोजन की एड्जॉर्प्शन के बारे में बात किया है कि हाइड्रोजन इज एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, राइट। और नेक्स्ट है कि अगर हम इसका नेचर देखें तो इसका नेचर जो है इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल ना होकर के इरिवर्सिबल नेचर का होगा। वाई इरिवर्सिबल? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, राइट। सो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के कारण ये इरिवर्सिबल होगा। देन इसके बाद एक चीज़ ऐसी है जो कि फिजिकल के साथ थोड़ी सी मैच करता है, वो क्या है कि इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एड्जॉर्बेंट, राइट। तो अगर आपके पास कोई गैस है जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, आप देखेंगे कि ये गैस जो है पोलर है
देन अमोनिया। तो अगर फिजिकल एड्जॉर्प्शन इसकी हायर होगी तो इसकी केमिकल एड्जॉर्प्शन भी हायर होगी। वहीं पर अगर हाइड्रोजन की एड्जॉर्प्शन आप देखेंगे, फिजिकल एड्जॉर्प्शन इसकी लोअर है सल्फर डाइऑक्साइड से, तो केमिकल एड्जॉर्प्शन भी हाइड्रोजन की लोअर होगी देन सल्फर डाइऑक्साइड, राइट। सो ये नेचर पे बहुत कुछ डिपेंड कर जाता है कि कौन किस तरह का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है या नहीं बना सकता है। अब अगर हम इसके हीट के बारे में बात करें कि इसकी कितनी हीट रिलीज हो सकती है, हीट, तो जो इसकी इंथैल्पी है, इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है उसकी वैल्यू थोड़ी सी हायर होगी, और ये वैल्यू है नियर अबाउट इतनी है कि 1 मोल आपको एड्जॉर्ब होने के लिए 80 से लेकर के 250 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी जो है आपको रिलीज मिलेगी, राइट। और इसमें एक चीज़ अंडरस्टैंड करने वाला है कि अगर हम इसमें देखें कि आपको एक्टिवेशन एनर्जी की नीड पड़ेगी, राइट, एक्टिवेशन एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, तो इसका मतलब ये हो गया कि हायर टेम्परेचर इज़ ऑल्सो फेवरेबल, हायर टेम्परेचर इज़ फेवरेबल। जबकि वहाँ पर हमने देखा था कि अगर आप हायर टेम्परेचर करेंगे तो बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे और वो फेवर नहीं करेगा। तो इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड हायर टेम्परेचर इज़ फेवरेबल, राइट। और इसके बाद एक और भी पॉइंट है जो कि सिमिलर है टू दैट ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन, और वो पॉइंट है सरफेस एरिया का। देखिए अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इन जनरल जो एड्जॉर्प्शन है वो बढ़ेगा, चाहे वो केमिकल हो चाहे वो फिजिकल हो। और इसका एक लास्ट पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा कि इसमें यूनिमॉलिकुलर लेयर होगा। जैसा कि हमने देखा था कि फिजिकल वाले में मल्टी मॉलिकुलर लेयर हो सकता है, तो इस पर्टिकुलर केस में आपके पास यूनिमॉलिकुलर लेयर होगा, ओके। तो अब अगर हम एड्जॉर्प्शन में इन कैरेक्टरिस्टिक को समझ चुके हैं, तो अब हमारे पास एक स्पेसिफिक टर्म है जिसे हम नाम देंगे आइसोथर्म का, और अब हम वो डिस्कस करेंगे कि आइसोथर्म्स क्या होते हैं, ओके। तो इसमें से जो सबसे पहले थ्योरी आई थी एड्जॉर्प्शन की, वो थ्योरी थी 1909 में बाय हर्बर्ट फ्रेंडलिच, राइट। और इसे एक्सपोनेंशियल थ्योरी के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, एक्सपोनेंशियल थ्योरीज, राइट। इस थ्योरी के बाद 1932 में इरविंग लैंगमुयर की थ्योरी आ गई थी, राइट, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, नोबेल प्राइज़ भी मिला था इसके लिए। और इसके बाद फिर 1938 के अराउंड जो सबसे कामयाब थ्योरी निकली है वो है BET थ्योरी, जिसमें कि 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, राइट। सो हमारे को जो सिलेबस में है वो केवल फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है। सो यहाँ पर एक चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जानना कि आइसोथर्म जो है ये वो सभी ग्राफ्स होते हैं जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट होते हैं। तो जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो प्लॉटेड होते हैं उनको हम बोलते हैं आइसोथर्म। आइसो मीन्स कांस्टेंट, थर्म स्टैंड्स फॉर द हीट। और इसमें एक और भी टर्म इम्पॉर्टेंट है डिफाइन करना, वो है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, जिसे कि मैं x/m से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जिसमें कि जो ये x है ये उसका मास है जो कि एड्जॉर्ब हो रहा है, राइट, फॉर एग्जांपल मास ऑफ द गैस, और ये उसका मास है जो कि एड्जॉर्बेंट है, जैसे कि हमारे पास सॉलिड सरफेस। तो हर्बर्ट फ्रेंडलिच ने 1 ग्राम सब्सटेंस लिया, सॉलिड सब्सटेंस, और वही भी पाउडर फॉर्म में, राइट, 1 ग्राम पाउडर्ड चारकोल, और इसके ऊपर गैस का एड्जॉर्प्शन को स्टडी किया, और कंडीशन ये थी कि टेम्परेचर को वेरी नहीं करना है। तो अब आप ये देखेंगे कि इसको स्टडी कैसे करेंगे। अगर आपके पास एक सिंपल सा चारकोल है और उस चारकोल के ऊपर अगर कोई गैस एड्जॉर्ब हो जाएगी तो हमें वो फिजिकली नज़र नहीं आएगी, तो हम उसे मेजर कैसे करेंगे कि वो एड्जॉर्ब हुआ है, कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, वो कैसे करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट समझ लें कि वो कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद हम इस पर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पर एक चैम्बर ले लिया है और मैंने इस चैम्बर के यहाँ पर आउटसाइड एक प्रेशर गॉज लगा दिया, जिसमें कि एक पॉइंटर है या डिजिटल है, तो ये मुझे इसके अंदर रखे हुए गैस का प्रेशर बताएगा। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब सपोज़ कीजिए कि मैं इसके अंदर कोई भी गैस, सिंगल टाइप की गैस ऐड कर देता हूँ। तो जैसे कि मैं उसको यहाँ पे ये रेड से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, रेड से।
आप देखें कि इस वक्त मैंने 8, 9 एंड 10 डॉट्स लगा दिए हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। अब ये मैंने 20 डॉट्स लगा दिए हैं और ये चीज़ एज्यूम्ड है कि ये आइडियल गैसेस हैं। आइडियल गैसेस का मतलब ये हो गया कि वो लोग इसके सरफेस से या आपस में किसी भी तरह का कोई बॉन्ड नहीं बनाएंगे। इनका काम केवल एक होगा, बम्बार्ड करते रहना, दैट्स ऑल, विदाउट एनी लॉस इन इट्स एनर्जी। तो इसीलिए जो आइडियल गैसेस है उनका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होगा। अब देखिए, अगर यहाँ पर गैस के पार्टिकल्स अगर रिड्यूस हो जाएं ड्यू टू सम लीकेज, तो डेफिनेटली ये प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। या ये गैस के पार्टिकल आपस में कंबाइन हो जाएं तो भी पार्टिकल्स कम हो जाएंगे और इसका प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। बट जैसे कि मैंने बोला कि आइडियल है, तो कॉम्बिनेशन वाला जो आइडिया है वो हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। लीकेज वाला आइडिया हम सोच सकते हैं। लीकेज वाले आइडिया को भी हम और कंफर्म कर सकते हैं कि लीकेज नहीं हुई है यदि हम इसे प्रॉपरली सील कर दें। ठीक है, अगर कहीं से लीकेज होगी तो आप वहाँ पे सोप लगाएंगे थोड़ा सा, तो वहाँ बबलिंग हो जाएगी, जिसके कारण आपको पता लग जाएगा वहाँ से बबल्स हो चुके हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि मान लीजिए इस वाली रीजन में अगर कहीं लीकेज है, तो डेफिनेट सी बात है कि आप यहाँ पर एक सोप लगाएंगे और बबल हो जाएगा। जैसे बबल बन जाएगा, आप यहाँ पे एक ये इस तरीके का एम सील या कुछ भी ऐसा लगा के आप इसको सील कर देंगे, तो ये लीकेज इसकी रुक जाएगी। अब बात यह है कि इसके अंदर जितने गैस के पार्टिकल्स हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक प्रेशर होना चाहिए, पी वी इक्वल्स टू एन टाइम्स आर टाइम्स द टी, राइट। अगर मेरे पास टेम्परेचर ही कांस्टेंट है, ध्यान से समझना इस बात को, अगर टेम्परेचर नहीं वेरी कर रहा है, आर वैसे भी कांस्टेंट हो गया, राइट, और जो गैस है वो ना तो अंदर से निकाल रहे हैं ना ही अंदर और फर्दर ऐड कर रहे हैं, तो आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स है वो भी कांस्टेंट हो गया, और जो वॉल्यूम है वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो मेरे पास चैम्बर है ये भी एक्सपैंडेबल या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने वाला। तो अगर इस तरीके से मेरे पास ये चारों चीज़ें अगर कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली जो प्रेशर होगा, प्रेशर को कांस्टेंट होना पड़ेगा, इट हैज़ टू बी। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे कि मैं ट्राइंगल के दो एंगल फिक्स कर दूं, तो तीसरा एंगल जो है वो कुछ और नहीं होगा, वो उन दो एंगल पर डिपेंडेंट होकर एक स्पेसिफिक वैल्यू बना लेगा। तो ये प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया। ओके, अब हमारे लिए यहाँ पे गेम शुरू होती है। गेम ये है, अब मैं यहाँ पे कुछ चारकोल ऐड कर देता हूँ इसके बीच में, राइट। ये मैंने चारकोल ऐड कर दिया। अब ये बात साफ है कि जो चारकोल है ये हवा में नहीं उड़ने वाला, ना ही चारकोल कोई गैस है। तो जैसे आप चारकोल ऐड कर देते हैं, और हाँ एक बात ध्यान रखना कि गैस जो है वो आइडियल है, वो बॉन्डिंग नहीं करेगी। तो अगर यहाँ पर इसका प्रेशर यदि ड्रॉप डाउन हो जाता है, मीन्स कि अगर ये कुछ इस तरीके का सिचुएशन आ जाता है यहाँ से ऐसे का, तो डेफिनेट सी बात है कि अगर प्रेशर कम हो गया तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर गैस के पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, गैस कम हो जाएगा, गैस। तो बाकी गैस कहाँ गई? तो हमारे पास फिर एक ही रास्ता बचता है, वो ये है कि बाकी गैस जो है वो यहाँ पर एडजॉर्ब हो चुकी है इस रीजन में, राइट, एडजॉर्ब हो चुकी है। तो इससे हमें पता लग सकता है कि जितना प्रेशर इसका ड्रॉप होगा उससे हमें पता लग जाएगा गैस कितनी एडजॉर्ब हुई है। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे इसका प्रेशर ड्रॉप होगा हमें एडजॉर्प्शन पता लग जाएगा कि एडजॉर्प्शन हो रहा है। और दूसरे सेंस में ये भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे इसका हम प्रेशर इंक्रीज़ करते जाएंगे तो भी इसकी एडजॉर्प्शन होती जाएगी। यानी कि जो विदाउट चारकोल प्रेशर है और विद चारकोल जो प्रेशर है उसमें हमेशा एक डिफरेंस बना रहेगा। जो विद चारकोल का प्रेशर है वो हमेशा कम होना चाहिए देन दी विदाउट केस, राइट। सो अब हम लोग फ्रेंडलिच आइसोथर्म के जो ग्राफ्स हैं हम वो स्टडी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्राफ के एक्सिस ड्रॉ कर दिए हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है और यहाँ पर उसका प्रेशर है गैस का, ये वो प्रेशर है जो यहाँ पे फ्री गैस का प्रेशर होगा। और इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल से ये चैम्बर ड्रॉ किया हुआ है जिसमें कि ये एक पिस्टन है जो कि मूवेबल है, और इसे मैं अप एंड डाउन साइड इसको मैं मूव करके इस गैस का वॉल्यूम रिड्यूस करके इस गैस का मैं प्रेशर इंक्रीज़ कर सकता हूँ। ओके, बट जैसे आप इसका वॉल्यूम कम करेंगे तो यहाँ पे और फर्दर यहाँ पर एड्जॉर्प्शन फिनोमेना होगा, और उस एड्जॉर्प्शन होने के कारण जैसे जैसे इसके ऊपर गैसें ज़्यादा एड्जॉर्ब होती जाएंगी तो आप नोटिस करेंगे कि इसके अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा।
क्योंकि गैस एब्जॉर्ब हो जाएगी, राइट। बट यहाँ पर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है कि हम इसके गैस का प्रेशर बढ़ाने के लिए हम पिस्टन का इस्तेमाल ना करके हम फर्दर यहाँ से हम प्रेशराइज्ड गैस यहाँ से फर्दर इनलेट कर देंगे इस एरिया से ऐसे। तो जैसे जैसे गैस एब्जॉर्ब होती जाएगी इसके अंदर फर्दर गैस आती जाएगी और हमारे पास जो यहाँ पर प्रेशर है एब्जॉर्ब गैसेस का हमें वो पता लगता रहेगा कि इसका कितना प्रेशर है। और साथ में ये बात भी नोटिस करने वाली है कि जब इसका प्रेशर बढ़ेगा तो क्या वो प्रेशर बढ़ता ही चला जाएगा या एक स्टेज बाद रुक जाएगा, राइट। ये चीज़ नोटिस करने वाली है कि जो प्रेशर है प्रेशर हमेशा इसका बढ़ता ही चला जाएगा। अगर आप इसमें गैस भरते जा रहे हो तो ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो यानी कि ये मीनिंग ये निकलता है कि जैसे जैसे हम इसके अंदर प्रेशराइज करते जाएंगे गैस को तो गैस जो है प्रेशराइज होने के बाद एब्जॉर्ब होती चली जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्पेसिफिक पार्ट तो बनेगा कि ये जैसे आपने गैस फर्दर ऐड किया मीन्स आपने प्रेशर इंक्रीज़ किया गैस का तो वैसे ही गैस एब्जॉर्ब हो गया। गैस के एब्जॉर्ब होने से उसका जो प्रेशर है वो ड्रॉप डाउन हो गया, ओके। और वो जितना ड्रॉप होगा इसका मतलब उतना ही हमारे पास ये जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ेगा, ओके। जब हम इसको आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को तो हम देखते हैं कि ये जो कर्व है ये कर्व जो है वो थोड़ा और शार्प हो जाता है, राइट। और उसके बाद फिर एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि जिसके बाद ये कर्व जो है वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो जाता है ऐसा। तो इस तरीके से आपके पास इस कर्व के 3 हिस्से बन जाते हैं जो कि ये ऑलमोस्ट लीनियर है, राइट। और ये आपके पास कर्वेचर है और आपके पास ये हॉरिजॉन्टल आ गया। तो 3 पीसेस के बन जाते हैं कर्व के, ओके। और ये जो ग्राफ है इसका ये ग्राफ जो है ये ध्यान रखना है कि ये थोड़ा सा इस तरीके से बनाना है इसको, राइट। तो इस पार्ट को हम इसमें से रिमूव कर देते हैं, ओके। तो अब ये हमारे पास इतना कुछ तो सही चल रहा है कि हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। अब इनको पहले समझ लेते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से हुआ है और उसके बाद फिर वो एब्जॉर्प्शन का रेट जो है थोड़ा सा शार्पली रिड्यूस हुआ है। और इसके बाद का मीनिंग ये हुआ कि इसके बाद आपने गैस तो ऐड कर दिया है और आप जितनी गैस ऐड कर रहे हैं उस गैस का प्रेशर जो है रिड्यूस नहीं हो पा रहा है बिकॉज उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है। तो आपके पास ये जो प्रेशर है जो गैस का प्रेशर है वो बढ़ रहा है। और क्योंकि गैस का प्रेशर रिड्यूस नहीं हो रहा है तो इसलिए आपके पास जो x/m है वो भी ऊपर नहीं जा रहा है। जितना प्रेशर रिड्यूस होगा इसका मतलब उतना एब्जॉर्प्शन हुआ है, इसका मतलब वो x/m रिप्रेजेंट करता है। तो इसको आप रिड्यूस प्रेशर सोच सकते हैं कि इसको मैं रिड्यूस्ड प्रेशर अगर लिखूं तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ओके, सो अब हमारे पास ये जो x/m है ये x/m जो है ये प्रोपोर्शनल हो गया है प्रेशर के साथ विथ सम पावर 1 एंड इट इज़ प्रोपोर्शनल टू प्रेशर विथ सम पावर 0। और ये जो पार्ट होगा ये ग्रीन जोन में आ जाएगा पार्ट और ये जो वाला जो पार्ट है ये रेड जोन का पार्ट हो गया, ठीक है। मैंने ब्लू जोन के लिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जिससे ये पता लगता है कि यहाँ पे लीनियर होने के कारण प्रेशर की पावर 1 थी और ये नॉन डिपेंडेंट हो गया इस पॉइंट पर, तो जिसके कारण इसका प्रेशर हो गया 0। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाते हुए जो प्रेशर की पावर है वो 1 से 0 तक कम हो गया। और मैं इसके लिए सही बताऊँ तो इसके लिए हमारे पास नोटेशन ये सही बैठेगा, x/m इज़ प्रोपोर्शनल टू p और p की कुछ पावर हम 1/n लिखेंगे वेयर n मस्ट बी ग्रेटर देन 1, राइट। तो ये इसका कंप्लीट वेरिएशन हो जाएगा। ये सारा ग्राफ जो है किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ड्रॉ होगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो टेम्परेचर है दैट इज़ कांस्टेंट, राइट। तभी हम इसको आइसोथर्म कहेंगे, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, सो ये इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम रिमूव करेंगे यहाँ से और हम इसको मैथमेटिकली यहाँ पे एक सिम्बॉलिकली k लिख देंगे, k इज़ सम कांस्टेंट। और अब k किस पे डिपेंड होना चाहिए, राइट। सो आप देख सकते हैं कि k इट शुड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस, क्योंकि ऐसी कौन सी चीज़ जो कांस्टेंट है वो है केवल नेचर ऑफ द गैस जो कि वेरी नहीं करता, इसीलिए वो k जो है वो इस नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करेगा। अब अगर हम इसमें लॉग ले लेते हैं दोनों साइड तो हमारे पास आता है log ऑफ x/m और इसको अलग अलग नहीं लिखना है x - m करके,
that is a log of k plus 1/n times the log of p, राइट। और इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं एक और मैथमेटिकल इक्वेशन से, विच इज़ y इक्वल्स टू mx प्लस सी, राइट। तो इस इक्वेशन से आपके पास जो ग्राफ आता है बन के, वो ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है, ऐसा ग्राफ आता है। तो पहले मैं बता दूं आपके पास जो ये y है, राइट, ये y है, मीन्स कि y हमारे पास log ऑफ x बाय m हो गया, और ये जो c है विच इज़ कांस्टेंट, तो वो हो गया log ऑफ k विच इज़ कांस्टेंट, और यहाँ पर आपका दो नंबर का प्रोडक्ट है 1/n एंड log ऑफ p विच इज़ m डॉट x, और इसमें से भी जो x है वो वेरिएबल है, तो x का मतलब क्या हो गया, इट इज़ log ऑफ p। सो व्हाट इज़ m, it is 1/n which is known as the slope, right? So what is slope? Okay, so what is slope, ये क्वेश्चन बड़ा ही ईजी है। यहाँ पर आपके पास एक एंगल है, और इस एंगल का जो tan रेशियो है उसे हम बोलते हैं स्लोप विच इज़ 1/n। ओके, सो मैं यहाँ पर अब इसको मेंशन करूँगा कि यहाँ पर हमारे पास log ऑफ x बाय m है, यहाँ पर log ऑफ p है, आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, यहाँ पर log ऑफ p है, यहाँ log ऑफ x बाय m है, तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन, राइट। सो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, हम इसको अलग अलग अगर टेम्परेचर्स पे प्लॉट करें तो कैसा दिखाई पड़ेगा, तो वो हम इस ग्राफ में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि अगर आपने टेम्परेचर लोअर कर रखा है, राइट, तो उस केस में एड्जॉर्प्शन बहुत अच्छा खासा होगा, तो वो मैंने ग्राफ यहाँ पर प्लॉट किया, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ जैसे 190 केल्विन, राइट। और अगर आपने टेम्परेचर को थोड़ा सा राइज कर दिया है तो वो ग्राफ थोड़ा सा इसके नीचे चला जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ 250 केल्विन, और अगर आपने टेम्परेचर फर्दर राइज कर दिया है तो एड्जॉर्प्शन और कम हो जाएगा, और उसको आप लिख सकते हैं जैसे 270 केल्विन, राइट। तो इस तरीके से जैसे जैसे इसका टेम्परेचर राइज होता जाएगा, इसका एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो कम होता जाएगा। अब ये जो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है, ये केवल एक अप्रॉक्सीमेट बिहेवियर है, अप्रॉक्सीमेट, ये कोई कंफर्म नहीं है पूरी तरह से, अप्रॉक्सीमेट बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है, राइट। और हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पे जो एड्जॉर्प्शन है उसको ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो इसलिए फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो बेसिकली इट फेल्स एट हाई टेम्परेचर, इट फेल्स एट हाई टेम्परेचर। जिस तरीके से अभी हमने एड्जॉर्प्शन देखा गैसेस के लिए, वैसे ही एड्जॉर्प्शन सॉल्यूशंस के लिए भी पॉसिबल है, और इसमें से एक एड्जॉर्प्शन ऐसा भी है जो कि खुद फ्रेंडलिच ने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान इस्तेमाल किया था, और वो एड्जॉर्प्शन था एसिटिक एसिड का, राइट। जो एसिटिक एसिड है ये चारकोल पर एड्जॉर्ब हो सकता है। अब एसिटिक एसिड एक लिक्विड है और चारकोल एक सॉलिड है, तो चारकोल ना सिर्फ गैसेस को एड्जॉर्ब कर सकता है बल्कि एसिटिक एसिड को भी एड्जॉर्ब कर सकता है। इसी तरीके से अगर आपको लिटमस सोल्यूशन है, राइट, तो अगर आप लिटमस सोल्यूशन को भी अगर आप चारकोल के साथ मिक्सअप कर देते हैं एंड देन यू शेक इट, राइट, जो लिटमस सोल्यूशन का कलर होता है वो होता है लिटमस के कारण, बाकी सारा तो उसके अंदर वाटर होता है, तो लिटमस जो है वो चारकोल पर एड्जॉर्ब हो सकता है, और इसके एड्जॉर्ब होते ही जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, राइट। सिमिलरली एसिटिक एसिड भी एड्जॉर्ब हो सकता है चारकोल पे, और इसी तरीके से जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, राइट, इसके लिए हमारे पास एक और रिएजेंट है जिसका नाम है मैग्नेसन, राइट, जो कि एक तरह का ब्लू डाई है, ब्लू डाई। अब देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिकली ट्रांसपेरेंट, ठीक है, लेकिन ये मैग्नीशियम का स्पॉट टेस्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लेबोरेटरीज में मैग्नीशियम रिएजेंट। तो जो मैग्नीशियम रिएजेंट है जो एक ब्लू डाई है, इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसी कलर कारण से जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसका कलर भी ब्लू हो जाता है, ओके। तो इस तरह की जो एड्जॉर्प्शन है इसके हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बड़े ही स्पेसिफिक से करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपके पास काफ़ी हद तक नोन भी हैं, तो हम उनको शॉर्ट में थोड़ा लिख लेते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि अगर इंक्रीज़ होगा टेम्परेचर में तो इट विल डिक्रीज़, ये पॉइंट तो बहुत क्लियर है कि अगर, अब इसमें प्रेशर का कोई रोल नहीं है बिकॉज ये गैसेस के लिए बात नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है, लेकिन हाँ प्रेशर का काम यहाँ पर कंसंट्रेशन करेगा, तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे कि इंक्रीज़ है, इंक्रीज़ इन कंसंट्रेशन,
राइट। तो अगर इंक्रीज होगा कंसंट्रेशन में तो ऑब्वियसली इंक्रीज इन एडजॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत ही साफ है, इसमें कोई समस्या नहीं। देन अब अगर हम सरफेस एरिया को देखें तो ऑब्वियसली सरफेस एरिया अगर इंक्रीज़ होगा तो एडजॉर्प्शन फिर इंक्रीज़ हो जाना चाहिए, राइट। और साथ ही अगर नेचर है तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेट उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो बहुत ही सिंपल है, और वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि हम लोगों ने अब तक इसमें देखा था गैसेस के लिए, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है, राइट। तो फॉर एग्जांपल अब अगर हम इसको यहाँ पर लिखेंगे ऐसे कि x/m इट इज़ इक्वल टू k टाइम्स दी p रेज टू पावर 1/n। अब ये गैस के लिए था, तो अगर हमारे पास ये गैस से सॉल्यूशन के लिए लिखना है तो आपको जस्ट इस p को रिमूव करना है और आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देना है C मीन्स कंसंट्रेशन और यू कैन से द मोलैरिटी, और लॉग लेने के बाद ये इस तरह का एक्सप्रेशन बनेगा जिसका ग्राफ वैसा ही होगा जैसा कि हमने गैसेस के लिए ग्राफ देखा था। तो इस तरह से हम लोगों ने फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ लिया, और हमने ये भी देख लिया कि सोल्यूशन में भी वही चीज़ सेम चीज़ अप्लाई हो सकती है। बट इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि जो हाई कंसंट्रेशंस हैं उसके लिए ये चीज़ अप्लाइड नहीं होगी,